Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. तो आप लोगों को पता है कल हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। जिसमें लॉथरमियर से बातें रिलेटेड हमने की थी। आज हम मैंडलीफ के क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। कल हमने आपसे डिस्कस किया था कि मैंडलीफ ने केमिकल प्रॉपर्टीज को स्ट्रिक्टली फॉलो किया और एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट किया ना बेटा जी। तो उन्होंने देखा कि एक डेफिनिट इंटरवल के बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज पहले वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से मैच करती हैं। दैट इज प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। इसको उन्होंने कहा पीरियोडिसिटी। तो उसके अकॉर्डिंग जो उन्हें टेबल मिली उसको बोला पीरियोडिक टेबल। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। वेरी यस सर। हाँ, तो इन्होंने आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज थी जिसको उन्होंने स्टडी किया। तो 10th में मैंने आपको पढ़ाया था कि उन्होंने एलिमेंट्स जो यूज किए रिएक्शन करवाने के लिए वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किए, क्योंकि एक तो ये इजीली अवेलेबल थे और ये हाईली रिएक्टिव भी थे। मोस्टली सारे एलिमेंट्स इनसे रिएक्शन कर लेते हैं। तो उन्होंने हाइड्रोजन से रिएक्शन करके जो हाइड्राइड्स बने या जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बने, वो क्या होगा बेटा? उनके फॉर्मूलों को कंपेयर करके उन्होंने एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए। ओके बेटा? ओके तो सर। हाँ, Yes. मैंडली पीरियड टेबल को हम डिटेल्स में 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं इसलिए इसको अब आगे बढ़ा रहा हूँ। यह वी हैव स्टडीड टिल टुडे। हम ऐसे लिख देते हैं, हम आज तक अब इसको पढ़ चुके हैं। अब हम इसके आगे बात को आगे बढ़ाते हैं। ओके बेटा? यस सर। यस सर। वेरी गुड। मैंडलीफ के बारे में सारी बातें हम पढ़ चुके हैं कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स थे उनके गैप छोड़ दिए। उन एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया बाद में, उनके उन्होंने नाम भी रखे थे एका प्रीफिक्स लगा करके, है ना। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। आप एक बार फिर दोबारा से रीड कर लेना, इन्हें रिवाइज कर लेना। हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। इसके आगे बेटा बात आती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो यहां पर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको मॉजले टेबल भी बोलते हैं। इनका पूरा नाम हेनरी मॉजले था साइंटिस्ट का, लेकिन हम केवल इसको मॉजले टेबल बोल सकते हैं। यहाँ पर इसमें क्या था बेटा? इसमें मॉजले ने
एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि उन्होंने एलिमेंट्स के टारगेट बनाए और उन पर कैथोड रेज से हिट किया उसे। आप एक बार समझें, यहाँ पर उन्होंने ये टारगेट बनाया। व्हाट इज दिस? दिस इज टारगेट, जिस पर टारगेट आप लोग जानते हो, जिस पर हम लोग अटैक करते हैं। ये किसी एलिमेंट का लिया उन्होंने, और इसके ऊपर उन्होंने क्या किया बेटा? इसके ऊपर इन्होंने कैथोड रेज की बॉम्बार्डमेंट की। किसकी? या अटैक किया। ऐसा करने से क्या हुआ? जो एलिमेंट था, इस एलिमेंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्स रेज बाहर निकली। क्या बाहर निकली बेटा? X-rays. वेरी गुड। और इन एक्स रेज जो था, इनकी इन्होंने फ्रीक्वेंसी मेजर की। क्या मेजर की? फ्रीक्वेंसी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो मेजर की, उसको हम यहाँ लिख देते हैं, मेजर्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को सिंबल हम न्यू दे सकते हैं, इस तरह से न्यू। और इसके बाद में इन्होंने एक काम और किया, इन्होंने फिर ये फ्रीक्वेंसी के साथ में कर्व ड्रॉ किए। क्या किए उन्होंने? कर्व ड्रॉ किए। तो मोजले ड्रॉ कर्व्स ऑफ रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी मेजर की उसकी रूट वैल्यू की, वर्सेस एटॉमिक नंबर। एंड और ड्रॉ क्या किया? रूट न्यू वर्सेस एटॉमिक वेट। इन दोनों के बीच में इन्होंने कर्व ड्रॉ किए। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया बेटा? देन ही ऑब्जर्व दैट कर्व ऑफ रूट न्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम जेड भी बोल देते हैं, इज लीनियर। ये लीनियर था, दैट इज स्ट्रेट लाइन में था। while curve of root nu versus atomic weight is not, ये लीनियर नहीं था। ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. So he concluded that atomic number is more fundamental property of element। और वो कर्व ड्रॉ कैसा हुआ था वो भी आपको यहाँ बता देते हैं। ये कर्व जो उन्हें मिला था वो किस फॉर्म में था बेटा? रूट न्यू, दैट इज न्यू की रूट वैल्यू, और एटॉमिक नंबर के बीच कर्व ड्रॉ किया। ये कर्व उन्हें इस तरह से मिला। ओके बेटा? दैट इज न्यू प्रोपोर्शनल टू जेड। और इसको Okay. उन्होंने अपने कंप्लीट फॉर्मूले में लिखा, रूट न्यू प्रोपोर्शनल टू जेड को रूट न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। एटॉमिक नंबर पर इस तरह डिपेंड करता था ये। तो ये जेड माइनस बी के प्रोपोर्शनल था, दैट इज जेड पर डिपेंड कर रहा था।
यहाँ पर ए और बी कांस्टेंट हैं, here A B are constant. Z क्या है बेटा यहाँ पर एटॉमिक नंबर, और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी। ओके बेटा, ये Yes, उन्होंने sir. एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, और ये एक्सपेरिमेंट कितनी बार रिपीट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने हर बार एलिमेंट चेंज किया, हर बार वो यहाँ पे टारगेट चेंज करते रहे, और हर बार टारगेट चेंज होने पर हर बार वो एक्सरे जो बन रही थी उनकी फ्रीक्वेंसी मेजर करते रहे, और फिर उन्होंने कर्व ड्रॉ किए तो उन्हें ये इस तरह से कर्व मिला जो एटॉमिक नंबर लेने पर स्ट्रेट लाइन आ रहा था। एटॉमिक वेट एलिमेंट का यूज करने पर इस एक्स एक्सिस पर उन्होंने एटॉमिक वेट लिया तो वो लीनियर नहीं था, स्ट्रेट लाइन नहीं थी। इसका मतलब ज्यादा बेटर जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर है, जिससे हम इसको लीनियरली रिलेट कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इन्होंने जो एलिमेंट्स यूज किए थे वो एलिमेंट्स कितने यूज किए थे वो हम देखते हैं। कितने एलिमेंट्स यूज किए थे बेटा? इन्होंने ऑलमोस्ट 40 एलिमेंट्स वर यूज्ड बाय मोज़ले। मोज़ले ने अपने एक्सपेरिमेंट में लगभग 40 एलिमेंट्स यूज किए थे। उसके बाद एक कंक्लूजन निकाला था, एक या दो एलिमेंट नहीं, 40 बार टारगेट चेंज किया उन्होंने। इज दैट क्लियर? और इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक वेट से बेटर प्रॉपर्टी है। इसीलिए अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है एलिमेंट्स का तो उसका बेस जो बनाओ वो एटॉमिक नंबर को बनाओ, एटॉमिक वेट को नहीं। यहां तक आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके होते हो, लेकिन कई बार थोड़ा सा मैथ, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट्स, थोड़ा सा आईक्यू यूज करके हम इस मोज़ले के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, जहां पर केमिस्ट्री का खास यूज नहीं है, आपकी बेसिक साइंस और मैथ का यूज होना है। ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में अक्सर आ जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। मैं इस क्लासिफिकेशन को बाद में आगे बढ़ाऊंगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को इस मोज़ले एक्सपेरिमेंट या इस रिलेशन के बेसिस पर, ये एक्सपेरिमेंट का डिटेल तो सिलेबस में नहीं है अपने, और क्या किया कैसे हुआ, लेकिन जितना उन्होंने बताया उस बात के ऊपर और बेसिक मैथ और साइंस के से रिलेट करके हम कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस इसमें बना सकते हैं। तो मैं ऐसे क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग दिमाग लगाना और कोशिश करना समझने की कि प्रीवियस नॉलेज जो हमें होती है उसका हम यूज कैसे करते हैं। ओके बेटा, आगे मैं क्वेश्चंस लिखूं? Yes, sir. Yes, sir. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इफ frequency of X-rays obtained when an element is used as target is 400 hertz. Then
द एलिमेंट विल बी, तो एलिमेंट होगा, इसके आगे आपको गिवन है A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू 1, और ऑप्शन से आप सामने क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 सोडियम, ऑप्शन 2 पोटेशियम, ऑप्शन 3 lithium, and option 4 scandium. बेटा कोई ट्राई करेगा? सर एटॉमिक नंबर तो 19 होगा। चलो एक बार हम ट्राई करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्कैडियम। वेरी गुड, वेरी गुड जिया, योर आंसर इज 100% करेक्ट, स्कैंडियम। सर मैंने बोला तुमने 19 बोला था एटॉमिक नंबर यार, 19 पोटेशियम का होता सर है। मैंने नहीं बोला था सर, मैंने स्कैडियम बोला है अभी। ओके, स्कैंडियम बोला था ऋषि ने, गुड, वेरी गुड। तो आप देख सकते हो कि जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया उनको समझाता हूँ, वो ट्राई करें सीखने की, घबराए नहीं। अभी हमने पढ़ा कि जब भी हम किसी एलिमेंट को एज ए टारगेट यूज करते हैं जो एक्स से निकलती हैं, तो एक मॉजले एक्सपेरिमेंट है और इसका रिलेशन होता है रूट न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। ओके बेटा, Yes, sir. तो अब आप यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर दो। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 400। ए कितना है? 1। जेड माइनस बी कितना है? 1। सो अल्टीमेटली ऑन सॉल्विंग 400 का रूट 20, जेड माइनस 1, सो अल्टीमेटली जेड इज इक्वल टू 21। एटॉमिक नंबर 21 किसके लिए होता है? स्कैंडियम के लिए, ये हमें याद होना चाहिए। तो आंसर इज बी। मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने पुट करता हूं, फिर ट्राई करना आप लोग। क्वेश्चन है आपके सामने कि ये कर्व दिया हुआ है, बेटा बात समझ में आ रही है? ये आपके सामने कर्व है, कोई प्रॉब्लम किसी को? बेटा कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो यहाँ पर मुझे बताओगे रूट न्यू का और जेड का रिलेशन क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन है फाइंड
values of A and B, जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू बताओ बेटा, ए और बी की। चलो सॉल्व करते हैं सर या बी की वैल्यू, बोलो बेटा। सर बी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू, बी की वैल्यू नहीं पता सर। नहीं पता। चलो देखो सॉल्व करते हैं। जब भी आपको कोई रिलेशन पता हो, जैसे हमें पता है न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, हमें जो कब दिया हुआ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप लोग जानते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जानते हो ना बेटा। यस सर। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि सबसे पहले आप जो फॉर्मूला आप जानते हो उसको आप स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करें। दैट इज आप इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ए जेड माइनस ए बी हो जाएगा, और जब आप इसे कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आप देखोगे कि एक्स एक्सिस पर जो वेरिएबल आपने लिया है वो जेड है, y एक्सिस पर वेरिएबल रूट न्यू है। तो इसका मतलब इस कर्व में जो ए होगा वो इस कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। एम आई राइट? और अगर हमें एंगल पता हो तो ये स्लोप हम एंगल से निकालते हैं टेन थीटा। याद आ रहा है? Yes, sir. सो अल्टीमेटली ए इज इक्वल टू 1045 डिग्री। 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1. मनकीरत ने कहा कि मुझे सर ए नहीं पता, जब ए सिंपल है ए आ गया आपका। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हो तो आप देखते हो कि इंटरसेप्ट एट बाई एक्सिस बाय द स्ट्रेट लाइन will be equal to AB minus AB. Is that clear? And here in this curve the intercept is -1. So minus AB is equals to -1. यहाँ पर आप लोग माइनस से आपका रिमूव कर सकते हो, और ए की जगह पर वैल्यू आप 1 पुट करोगे, 1 into b is 1, so b is equals to 1. आंसर क्या हुआ? a is 1 and b is also 1. Is that clear? यस सर। Yes, sir. तो अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं। मॉजले का जो क्लासिफिकेशन है, ये तो मैंने सिर्फ ये बताया था कि मॉजले का जो फॉर्मूला था, इक्वेशन दिया उन्होंने, उस जो एनसीईआरटी में आपका मेंशन्ड है, इसके बेसिस पर हमसे क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं, मॉजले ने क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाया तो उन्होंने जब ये बता दिया कि एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल है, तो उन्होंने इसके लिए एक लॉ दिया, उसको हमने मॉजले पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा। तो अब हम उसे लिखने जा रहे हैं। फाइनली मॉजले stated that the properties of elements are periodic function of their atomic number. It is called modern periodic law, and the table based on this law
is called modern periodic table. Or Mosley table. Is that clear? Yes, sir. वेरी गुड। यहाँ पर हम कुछ खास बातें देख सकते हैं, लेकिन अब इसके बाद में हम बात करें तो इसके बाद में कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टेबल में भी मॉडिफिकेशन किए। हालांकि टेबल बहुत अच्छी थी, इस टेबल की वजह से मैंडलीव के बहुत सारे ड्रॉबैक अपने आप दूर हो गए। जैसे एक एनामोलस पेयर था, ज्यादा मास वाले एलिमेंट कुछ जगह पर ज्यादा आगे आने के बजाय पीछे आ गए थे। लेकिन अब हमें एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व भी नहीं करना टेबल को, अब हमें ऑब्जर्व करना है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। तो मास से भी फर्क नहीं पड़ता, पहले आए ज्यादा वाला या ज्यादा या कम वाला बाद में चला जाए। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. इसी तरह से आइसोटोप्स होते हैं, उनका मास अलग अलग होता है। अगर आप मास के अकॉर्डिंग टेबल बनाओगे तो उनको अलग अलग जगह देनी पड़ेगी, लेकिन आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। और अगर आप आपका एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बनाओगे टेबल तो सारे आइसोटोप्स को आप एक ही जगह पर रख सकते हो, क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. तो ऐसे ही बहुत सी ड्रॉबैक थे जो दूर हो गए। लेकिन इसके बाद में इस मोज़ले टेबल में जो था इसको फिर आगे और चेंज किया गया इस टेबल को, और जो आगे जो टेबल दी गई वो थी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ये रैंग, वर्नर, बोरबरी इन लोगों ने मिलकर के इसको डेवलप किया था। ठीक है बेटा, तो अब हम उस टेबल को ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट लिखे आप लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये प्रेजेंट टेबल है जो हम आजकल पढ़ते हैं। इसको बोर्स टेबल भी कहा जाता है। इसमें पहली बात तो आप इसमें लिखोगे डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप की थी बेटा? ये एक साइंटिस्ट थे रैंग, एक थे वर्नर, एक बोर, एक बरी, ये थे। इन लोगों ने मिलकर के इस टेबल को प्रपोज किया था। मेन रोल इसमें बोर का था, इसलिए हम इसे बोर टेबल भी बोल देते हैं। ये जो टेबल थी ये किस बात पर बेस्ड थी? जैसे मैंडलीव की टेबल मैंडलीव पीरियोडिक लॉ के ऊपर बेस्ड थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड थी। लेकिन जो मॉडर्न है लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल, ये किस पर बेस्ड थी बेटा? Sir, electronic वेरी गुड, वेरी गुड। ये बेस्ड थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो अगला पॉइंट आप इसमें दे सकते हो, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इस बेसिस पर इन्होंने क्या किया? इस बेसिस पर पीरियोडिक टेबल is divided
into 4 blocks, इसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। क्या क्या किया है इसमें इन्होंने? एक किया इन्होंने इसमें एस ब्लॉक, इसको हम पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट ब्लॉक भी बोल देते हैं। दूसरा ब्लॉक बनाया इन्होंने पी ब्लॉक, इसको हम पीरियोडिक टेबल का राइट ब्लॉक भी बोल देते हैं। एक बनाया इन्होंने डी ब्लॉक, जिसे हम मिडिल ब्लॉक कह सकते हैं टेबल का। और फाइनली एफ ब्लॉक, जिसको हम लोअर ब्लॉक कह सकते हैं। ओके बेटा, Yes, sir. ये ब्लॉक बनाने के पीछे इनका जो मेन बेस था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। इन्होंने कोशिश की कि वे सारे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन जब हम फिल करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग सब सेल्स में, तो लास्ट में अगर इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा हो तो वो सारे एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोल सकें और उन्हें एक साथ रख सकें। वे सारे एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड होते होते पी में जा रहा है, पी के बाद इलेक्ट्रॉन बचते ही नहीं, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में है, पी सब सेल में गया है, तो उन सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा एक जगह रखा जाए और उन सारे एलिमेंट्स के ब्लॉक को पी ब्लॉक एलिमेंट का ब्लॉक कह दिया गया, दैट इज पी ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में तो डी ब्लॉक के और लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में गया तो उन्हें उस ब्लॉक को पूरे को एलिमेंट्स के को एफ ब्लॉक कह दिया। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. जैसा कि आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जब हम फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हम इन एसपीडीएफ सब सेल्स में फिल करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. वेरी गुड। जैसे ये सेशन एंड होता है तो आपको क्या करना है पता है सबको? सेम लिंक पे वापस आ जाना। लेकिन अभी तब तक हम कुछ बातें और करते हैं इसमें। ओके बेटा? Yes, Okay, sir. इस टेबल में जब हम आगे बढ़ते हैं लॉन्ग फॉर्म में तो इसमें कुछ चेंजेस भी आई। वो चेंजेस क्या थे? अगर आप लोग मेंडलीव टेबल और इस लॉन्ग फॉर्म को आप कंपेयर करोगे तो इसमें बेटा जो ग्रुप थे ये आपको अलग से याद रखने हैं बहुत अच्छे से कि जो मेंडलीव में जिसको इन्होंने फर्स्ट ए ग्रुप कहा था वो लॉन्ग फॉर्म में फर्स्ट ग्रुप कहा गया, सेकंड ए को ग्रुप सेकंड, थर्ड ए से सेवंथ ए तक 13 to 17 ग्रुप नंबर दिया गया, थर्ड बी से सेवंथ बी तक 3 to 7 ग्रुप कहा गया। 8 ग्रुप जो मेंडलीव पे था उसको 8, 9, 10 ग्रुप में डिवाइड कर दिया और इस 8 को भी मेंडलीव ने रोमन लेटर्स में कहा था। इसके अलावा फर्स्ट बी को 11th और सेकंड बी को 12th ग्रुप कहा गया। मेंडलीव के टाइम पर इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, लेकिन बाद में मॉडर्न टेबल तक मॉजले तक आते आते डिस्कवर हो गई थी। इसलिए आप इसको एक अलग पेन से मेंशन करो कि जिसे आप लोगों ने 0 ग्रुप ऐड किया था मेंडलीव टेबल में, बाद में इस ग्रुप को मॉडर्न टेबल में हम 18 ग्रुप बोलते हैं। तो इस तरह से मेंडलीव के मॉडिफाइड टेबल में जो ग्रुप थे उनको लॉन्ग फॉर्म में किन ग्रुप नंबर से हम जानते हैं बुलाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ये ग्रुप की बात हो गई। और लास्ट बात है यहाँ पे पीरियड्स की, तो पीरियड सेम थे। तो अगर आपसे पूछ ले नंबर ऑफ पीरियड
तो बेटा ये मैंडलिप में भी आप 7 कहोगे। वैसे आप जानते हो ओरिजिनल टेबल में 6 थे, लेकिन जो बाद में पब्लिश हुई मॉडिफाई होने के बाद में हम उसके अकॉर्डिंग बात करें तो 7, और लॉन्ग फॉर्म में भी 7 ही पीरियड्स थे। तो आप ये याद रखेंगे अपने क्वेश्चन में कि वो आप लोगों से कहीं ओरिजिनल मैंडलिप टेबल नाम तो नहीं यूज कर रहा है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, ये मॉडिफाइड मैंडलिप पीरियोडिक टेबल है, और ये ओरिजिनल मैंडलिप पीरियोडिक टेबल में नहीं थे 7। तो इस तरह से हम मैंडलिप टेबल या मॉडल टेबल को जब लॉन्ग फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो इनके पीरियड्स और इनके ग्रुप्स के बारे में कुछ हमें अलग से ये स्टडी रखनी है, अपना याद रखना है किस तरह से इन्हें चेंज किया गया या किस तरह चेंज हो गए। ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब इस टेबल के बारे में कुछ डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। इस सेशन का टाइम है वो एंड हो गया है, तो आप लोग अभी एंड होते ही सेम लिंक पे क्लिक करना और वापस आ जाना। फिर हम इस लॉन्ग फॉर्म टेबल के बारे में भी आज बातें कर लेते हैं। आज ये पूरा काम खत्म करते हैं, हम कल से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा? Yes, sir. Okay, sir. बाकी आप लोग फर्दर छोटे मोटे पॉइंट्स के लिए, डेटा के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ते रहें और डेटा को याद करते रहें। चलो वापस से सेम लिंक पर आ जाओ।